ये है लेक्चर नंबर 4 और हम इस लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो इवेंट्स होते हैं, है ना, उन इवेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 फेजेस देखे थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेज था वो हमने जो देखा वो था वेजिटेटिव फेज। प्लांट के लिए मैं बात करूं तो, है ना, वेजिटेटिव फेज, और एनिमल के लिए इसी को जुवेनाइल फेज बोलते हैं, है ना, जुवेनाइल फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज के बाद हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रहे थे। रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रहे थे आफ्टर मैच्योरिटी, एंड देन हम सेनेसन फेज की बात कर रहे थे, सेनेसेंस फेज की बात कर रहे थे, यानी जीर्णियमान अवस्था। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ये 3 फेज आते हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट। इन तीनों फेज के लिए, इन तीनों अवस्थाओं के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो जिम्मेदार कारक है, वो है हार्मोन। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण ही इन तीनों फेज में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों फेज के लिए, इन तीनों अवस्थाओं के लिए, चाहे वो कायिक अवस्था हो या किशोर अवस्था हो, कायिक जनन अवस्था हो या फिर जीर्णियमान अवस्था हो, इन तीनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, इन तीनों फेज में जो चेंजेस होते हैं, इन तीनों फेज में जो चेंजेस यानी परिवर्तन ना, चेंजेस यानी जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? उसके लिए जिम्मेदार है हार्मोन और कुछ एक्सटर्नल लिख के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिख देते हैं, और कुछ सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो जीव में ये जो 3 फेज में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एंड सेकेंड थिंग इज, मतलब मेन थिंग तो ये है, सबसे बड़ी चीज क्या है? हार्मोन में चेंजेस होते हैं, इसके कारण इन तीनों फेज में चेंजेस आए हैं। और कुछ सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक है, जिनके कारण इन तीनों फेज में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जनन, इससे जो संबंधित संरचनाएं हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग अलग है, बहुत ज्यादा भिन्नता प्रदर्शित करती है। इससे संबंधित संरचनाएं, जो भी लैंगिक जनन की लैंगिक संरचनाएं है ना, जो भी जनन संरचनाएं है ना, क्या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन जो इनमें जो इवेंट्स होते हैं, इनमें जो घटनाएं होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, कुछ मूलभूत घटनाओं को प्रदर्शन करते हैं। एक रेगुलर सीक्वेंस में हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे। तो मैं क्या बात कर रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर एक ऑर्गेनिज्म एक रेगुलर सीक्वेंस, एक रेगुलर सीक्वेंस को, एक क्या बोले, नियमित क्रम को, है ना, एक नियमित क्रम को, रेगुलर सीक्वेंस को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, यानी फॉलो करता है या प्रदर्शित करता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, जिसमें कुछ फंडामेंटल
सिमिलैरिटी है बेटा, इसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटी है। तो वो कौन सी सिमिलैरिटी है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक रेगुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर एक ऑर्गेनिज्म एक रेगुलर सीक्वेंस को प्रदर्शित करता है जिसमें कुछ फंडामेंटल यानी कुछ मूलभूत समानताएं हैं, प्रदर्शित करता है जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, है ना, सिमिलैरिटी है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो जनन संरचनाएं है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भिन्नता हर एक ऑर्गेन लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हर एक जीव में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर एक ऑर्गेनिज्म एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है, लेकिन जो उससे संबंधित संरचनाएं होंगी, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित संरचनाएं होगी, वो एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करेगी। बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे आपको आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकिन रिप्रोडक्टिव भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। ये बात हो गया। अब बात करते हैं कि हम अपनी सहूलियत के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अपनी सहूलियत के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले जो इवेंट्स हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स हैं, उनको 3 भागों में बांटेंगे। तो आप कैसे लिख लेते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम अपनी सहूलियत के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो घटनाएं होंगी, जो नियमित क्रम का पालन करती है, उनको हम 3 स्टेजेस में बांटेंगे। सबसे पहला बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट लिख देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहली जो घटना है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी गैमेट्स की, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा कैसे, वो बनेगा गैमेटोजेनेसिस से, यानी युग्मक जनन से, ठीक है। फिर युग्मक जनन होने के बाद युग्मक को, जो गैमेट है, उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा, है ना। तो पहला तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस आपको करना पड़ेगा, तब आपका गैमेट प्रोड्यूस होगा। दूसरा, गैमेट बनने के बाद गैमेट को आपस में फ्यूजन होने की जरूरत है, गैमेट को आपस में जुड़ने की जरूरत है, गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तभी आपका जाइगोट का निर्माण होगा। तो क्या बोलेंगे, दूसरा जो प्री फर्टिलाइजेशन का जो सबसे प्रमुख घटना है वो होगा गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो चलो बात करते हैं युग्मक, पहले तो गैमेटोजेनेसिस की, उसके बाद युग्मक स्थानांतरण की। तो चलो तो बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, है ना। किसकी बात करेंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो पहला जो है आपको गैमेट चाहिए, तो गैमेट के लिए आपको गैमेटोजेनेसिस, है ना, युग्मक जनन बेटा, क्या, युग्मक
युग्मक जनन, है ना, गैमेटोजेनेसिस की जरूरत पड़ती है। और जो दूसरा है वो है गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, है ना, यानी युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम दो चीज पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। देखो बेटा, ये दो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीओ में लैंगिकता को समझाया है। तो हम पहले सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, है ना, कि क्या होता है। तो देखो, अब क्या होता है, ऐसे भी जीव हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो मादा और जो नर जो जनन संरचनाएं हैं वो एक ही बॉडी पर है या फिर अलग अलग बॉडी पर है, या फिर अलग। अब मान के चलिए कि ये एक कोई भी जीव है, ये एक जीव है मान के चलिए। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, इसमें क्या बोलना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। तो दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी पर है ना। तो ये जो जीव हो वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। ये जीव क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा, क्योंकि दोनों सेक्स है इसके पास, लेकिन बाइसेक्सुअल होगा। और इसके लिए ये जो बॉडी है वो क्या होगा, मोनोएसियस होगा, मोनोएसियस, है ना। जब इस थैलस में, इस बॉडी में दोनों ही एक ही बॉडी पर दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, मोनोएसियस, ठीक है, या फिर होमोथैलिक। मोनोएसियस बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो आप ध्यान देंगे, अगर एक ही बॉडी पर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो जो जीव है वो बाइसेक्सुअल होगा, और क्या होगा, बॉडी क्या होगा, मोनोएसियस, ठीक है। अगर ये जीव केवल एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मान के चलिए कि इसके पास केवल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म तो क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, है ना। एक ही क्या है इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। और क्या होगा, ये डायोसियस हो गया, है ना। मतलब दूसरे में अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगा, है ना। केवल इसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा या तो केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। मतलब अलग अलग बॉडी पर अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, तब आप इसको बोलेंगे डायोसियस, है ना। अलग अलग बॉडी पर डायोसियस, ठीक है, ठीक है। या तो ये मेल होगा या और ये फीमेल होगा, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है। तो बॉडी क्या हो गया, डायोसियस हो गया, क्योंकि अलग अलग बॉडी पर या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो, सब इसी की बात कर लेते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की, है ना। इसी की बात कर लेते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर लेता हूं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लिंगता, ठीक है। तो हमने दो बात की, यदि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना, नर जनन संरचना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलना चाहिए। यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही जीव पर हो, एक ही ऑर्गेनिज्म या जीव पर हो, एक ही ऑर्गेनिज्म या जीव पर हो, तो जीव क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। जीव क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो बॉडी होगा वो क्या होगा, एक ही बॉडी, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या किया है, धारण किया हुआ है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, मोनोएसियस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव पर हो तो वो जीव क्या होगा, बाइसेक्सुअल, है ना। और बॉडी को क्या बोलेंगे, मोनोएसियस। बाइसेक्सुअल और मोनोएसियस एक ही चीज है, आपको याद रखना, बाइसेक्सुअल या मोनोएसियस, ठीक है।
दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव पर है, एक ही शरीर पर। लेकिन यदि 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 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, नर जनन संरचना ऑर्गन है ना, तो नर युग्मक अंग या नर जनन अंग और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव, यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग 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 बॉडी पर है ना, बॉडी पर हो, अलग अलग, ये ना एक ही जीव पर हो को ना बॉडी लिख लो, बॉडी यानी शरीर, एक ही शरीर, ठीक है, ये अलग अलग बॉडी पर हो, अलग अलग बॉडी पर हो तो उसे, यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी पर हो तो उसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को, उस जीव को यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना। और होगा क्या, ये अलग अलग पर है लेकिन दोनों हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डायोसियस, 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 ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर यूनिसेक्सुअल है तो डायोसियस, ठीक है, लेकिन यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन किया हुआ है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को धारण किया हुआ, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, जिसमें आप ह्यूमन बींग्स में देखते हैं मेल और फीमेल देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही बॉडी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को धारण किया हुआ है तो आप उसको बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो होता है मोनोएसियस। मोनोएसियस मतलब एक ही बॉडी पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक ही बॉडी पर अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, डायोसियस। बेटा ये स्टेटमेंट बहुत बन सकता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब ये तो हो गया, है ना। अब बात करते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो अधिकतर वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, उसके लिए वर्ड मोनेसियस यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, ग्रीन एल्गी में हम अपन कारक को लेंगे, उसके बाद फंगस को लेते हैं। तो देखते हैं, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में मैं बताया कि आपको ग्रीन एल्गी को देखना है, तो ग्रीन एल्गी में हम कारा को देखेंगे। आपके साइड में एक इमेज भी शो होगा कारा का, ठीक है, जो एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी में क्लियर आपको दिखेगा कि कौन क्या है, ठीक है। तो जब हम एल्गी की बात करें, ग्रीन एल्गी की बात करें, तो अपन कारा करते हैं। तो जो कारा है वो एक बाइसेक्सुअल है, एक ही बॉडी पर, एक ही थैलस में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कारा का इमेज आपको साइड में जो इमेज दिख रहा होगा उसमें आपको भी क्लियरिफाई हो रहा होगा कि जो ये कारा है वो बाइसेक्सुअल है, एक ही थैलस पर, देख रहे हो। अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो एक ही थैलस पर ऊपर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको आप ओगोनियम बोलेंगे, है ना, ओगोनियम बोलेंगे, और नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको आप बोलेंगे एंथ्रेडियम बोलेंगे, नीचे वाले स्ट्रक्चर को आप एंथ्रेडियम बोलेंगे। ओगोनियम को आप नोक्यूल भी बोल सकते हैं, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, याद रखिएगा। ऊपर कौन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नोक्यूल है, ओगोनियम है, नीचे कौन है, एंथ्रेडियम है, ग्लोब्यूल है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। 2017 का क्वेश्चन है, 2017 या 16 का क्वेश्चन है। एक कौन ऊपर स्टेटमेंट बना के पूछा था कि कारा में कौन ऊपर नीचे होता है, इसको ऊपर नीचे जो स्थिति है, जो पोजीशन है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जस्ट उसके नीचे होता है, ठीक है। एक ही बॉडी पर है, एक ही थैलस पर है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, है ना। बाइसेक्सुअल एक ही बॉडी पर है तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया होमोथैलिक हो गया, एक ही थैलस में आपको दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो ये हो गया होमोथैलिक या फिर मोनोएसियस, ठीक है। अब फंजाई की मैं बात करता हूं, तो कवक, अगर ये कवक है, है ना, अगर ये कवक है तो
कवक का ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्ट, एक ही थैलस पर, देखो इसी बॉडी पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी पर है, तब आप इसको बोलेंगे होमोथैलिक या मोनोएसियस, है ना। और ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, जो जीव है वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अलग अलग थैलस में अगर ये फीमेल है और ये मेल है, अलग अलग थैलस पर है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तब आप इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक बोलेंगे। हेट्रोथैलिक यानी अलग अलग बॉडी पर अलग अलग रिप्रोडक्टिव, मतलब अलग अलग बॉडी पर है कौन, दोनों संरचना है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, आप इसको क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे। ठीक है, तो आप कारक इमेज ध्यान से देख लो, है ना बेटा, मेंशन जरूर करिए, आपको ध्यान देना है कि कौन सा कहाँ पर क्या मेंशन किया है ना, मेरे एनसीईआरटी के हिसाब से हाँ सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में अपन लेते हैं मार्केंशिया को, है ना। मार्केंशिया आपको 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शायद प्लांट किंगडम में है ना, आप देख लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब ब्रायोफाइट की बात करते हैं। ब्रायोफाइट में मार्केंशिया की मैं बात करता हूँ, जो कि एक हैप्लॉइड बॉडी होती है। ठीक है, तो जो मार्केंशिया है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक स्ट्रक्चर पर केवल एक ही बॉडी पर केवल एक स्ट्रक्चर होता है, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया मार्केंशिया, जो कि एक फीमेल थैलस है, फीमेल बॉडी है, और ये हो गया मेल बॉडी। ठीक है, आप इसके एंथ्रीडियो4 और आर्कीगोनियोफोर और एंथ्रीडियो4 को ध्यान से देखना है। एनसीईआरटी में लेबलिंग आपको साइड में एनसीईआरटी का वो डायग्राम भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आर्कीगोनियोफोर देखो, जो आर्कीगोनियोफोर है वो एक सुंदर टाइप सा, फूल टाइप सा दिख रहा है ना। और एंथ्रीडियो4 आपको दिख रहा होगा, है ना, एक रेगुलर पैटर्न में नहीं है लेकिन पहचान पाओगे। आर्कीगोनियोफोर थोड़ा सा फूल टाइप का, सुंदर, फीमेल सुंदर ही होती है ना। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आर्कीगोनियोफोर, वो आपको एक फूल जैसा दिख रहा होगा, और एंथ्रीडियो4 आपको एक रेगुलर पैटर्न में नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो ये दो चीजों को आपको देखना है। ठीक है, अब अपन थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब जिम्नोस्पर्म देखेंगे। देखो बेटा, ये जो चीजें हैं ये प्लांट किंगडम में दी गई है, लेकिन हमको यहाँ ला के पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, चीजों को अगर आप एक पास ला के पढ़ते हैं तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी और एनसीईआरटी की जो ग्रिप है ना, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान दो। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले अपन जिम्नोस्पर्म में बात कर लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में अपन पाइनस का एग्जांपल लेते हैं। तो जो पाइनस है वो बाइसेक्सुअल है ना, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो एक ही प्लांट पर है। ठीक है, लेकिन साइकस में ऐसा नहीं होता। साइकस यूनिसेक्सुअल होता है, या तो फीमेल होगा या तो मेल रिप्रोडक्टिव उसमें स्ट्रक्चर होगा। एंजियोस्पर्म की जब मैं बात करता हूं, तो एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पादप है ना, पुष्पीय पादप है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट बोले, जिसका एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो है स्वीट पोटैटो। ठीक है, अब यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन एक ही प्लांट पे है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर। अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब अगर मेल फ्लावर है, अगर उसमें पिस्टिल ना हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, उस फ्लावर को स्टेमिनेट बोलेंगे। अगर उसमें स्टेमन ना हो, फीमेल फ्लावर में अगर फ्लावर फीमेल है और उसमें स्टेमन ना हो तो आप उसको पिस्टिलेट बोलेंगे। लेकिन दोनों, मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, दोनों के दोनों एक ही प्लांट पर हैं, तो फ्लावर तो क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल, लेकिन प्लांट क्या होगा, बाइसेक्सुअल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, प्लांट बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। एग्जांपल है कोकोनट हो गया, कुकरबिट्स हो गया, है ना। कुकरबिट्स की जो फैमिली है ना, समझ गए ना, वाटरमेलन, पम्पकिन्स, है ना, क्यूकम्बर की जो फैमिली है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको मेज और कैस्टोर, है ना, मेज और कैस्टोर हो गया, मक्का और कैस्टोर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है, ऐसा लिखना चाहिए कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है।
ठीक है। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है ना, प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। तो मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में है ना, डिफरेंट प्लांट में है। अगर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में, तो फ्लावर तो प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं सो एक बार मैं देख लूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है लेकिन मतलब प्लांट में वो दोनों लेकिन अलग अलग प्लांट में मेरा, तो प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल या फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो पपाया हो गया और डेट पाम। डेट पाम यानी खजूर, जिसका अगर आप साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो फायोनिक्स है ना, फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा एनसीईआरटी लिखता है ना, फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा, फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा, जिसका साइंटिफिक नाम है डेट पाम का, खजूर का साइंटिफिक नाम फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा, ठीक है। अब अपन एनिमल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो जब आप एनिमल की केस में जब आप बात करते हैं तो एनिमल या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल है तो उसको उसके लिए जो वर्ड्स होता है वो होता है मोनेसियस, आपको मैं बता चुका हूँ। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो है अर्थवर्म, स्पॉन्ज और टेपवर्म और लीच, है ना। ये 4 एग्जांपल आपको याद रखना बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये एग्जांपल आएगा। तो बाइसेक्सुअल यानी मोनेसियस अर्थवर्म, है ना। बाइसेक्सुअल जो क्या है, जो एनिमल है उसमें आएगा अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच। और यूनिसेक्सुअल जो कि जिसको आप डायोसियस बोलेंगे, एक ही बॉडी पर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही अलग अलग बॉडी पर है ना, तो उसके लिए आप डायोसियस यूज करते हैं। और इसका जो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में वो है कॉकरोच, है ना। आप 11th में इसका 7th चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले में पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना इसका साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको टाइप ऑफ गैमेट, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि टाइप ऑफ गैमेट में आपको ये देखना है कि जो 2 गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट, अगर वो एक ही आकार के, समान आकार के, दोनों का आकार सेम है और साइज भी सेम है, तब आप उसको आइसोगैमी बोलेंगे। तब आप उसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमी बोलेंगे। तो वो मॉर्फोलॉजिकली, आकारिकी रूप से अगर वो सिमिलर है रंग रूप और आकार में, है ना, लेकिन जेनेटिकली नहीं भाई, तो फिर मेल और फीमेल गैमेट में आप डिफर कैसे करोगे, है ना। तो आकारिकी रूप से अगर दोनों समान है ना, तो आप उसको आप क्या बोलेंगे, आइसोगैमी यानी समयुग्मकीय बोलेंगे। लेकिन अगर आकारिकी रूप से अगर एक जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है ना, तब आप उसको एनाइसोगैमी बोलेंगे, विषम युग्मकीय बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि होमोगैमेट या आइसोगैमेट जब मेल और फीमेल आकारिकी रूप से यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, है ना, उनका जो आकार है वो सेम हो, है ना, तब उसके फ्यूजन से आपको जाइगोट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट का आकार सेम है, मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर है, तब आप उनको क्या बोलेंगे, आइसोगैमी या फिर आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है क्लेडोफोरा, जो कि आपको 12th में दिया होगा। क्लेडोफोरा 12th में दिया बेटा, ठीक है, जो कि मोटाइल होते हैं, दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों क्या होंगे, मोटाइल होंगे, चलनशील होंगे, है ना, उनमें फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो एग्जांपल दिया है स्पाइरोगायरा, आपको 11th में बायोलॉजी, स्पाइरोगायरा आपको किस में देखने मिलेगा, प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो दोनों मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। मान के चले, अब मैं अगर क्लेडोफोरा को दिखाऊं, तो अगर क्लेडोफोरा को अगर मैं बना दूं, है ना, तो ये देखिए, है ना, तो ये सिमिलैरिटीज है ना, मेल और फीमेल गैमेट, मतलब इसमें तो अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन रंग आकार में सिमिलैरिटी शो करेंगे, है ना, एक समान नहीं। अगर नॉन मोटाइल की बात करूं तो आप डिफर नहीं कर पाओगे, कौन, आप देख के ये नहीं बता पाओगे, आप देख के नहीं बता पाओगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, देख रहे हो। तो ये हो गया आइसोगैमी का एग्जांपल हो गया। अब
हेट्रोगैमिटी की बात करता हूं जब जो दोनों के दोनों गैमिट है, या तो एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा, तब आप उसको हेट्रोगैमिटी बोलेंगे, है ना। विषम युग्मकी। एनआइसोगैमस में आपका जो एग्जांपल है यूडोराइन है, ये भी 11th में दिया है। और ऊगैमस में होता क्या है बेटा, जो फीमेल गैमिट है वो नॉन मोटाइल होगा, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होगा, है ना, और साइज में मेल गैमिट से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मेल गैमिट है वो मोटाइल होगा, उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, मेल गैमिट में फ्लैजिला पाया जाएगा, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमन बींग्स, है ना, जो मेल है वो स्पर्म रिलीज करेगा, स्पर्म में फ्लैजिला होता है, जो कि क्या होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर है ना, जो कि चलने में सहायता करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और दूसरा है फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी गैमेट के बनने के तरीकों को देखना है, ठीक है। तो बेटा देखो, हमेशा गैमेट बनाने के लिए आपको डिवीजन की जरूरत पड़ती है, सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो सेल डिवीजन हमको दो टाइप के हमने जो पढ़ा है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। अगर वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है ना, अगुणित है, तो वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो वो मियोसिस के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो, डिवीजन टू फॉर्म गैमेट, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में अपन पहला अगर माइटोसिस की बात करते हैं, समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, तो इन सम ऑर्गेनिज्म विच इज डिप्लॉइड, अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, वो जो जीव है वो अगर अगुणित है, हैप्लॉइड है ना, जैसे कि एल्गी और फंजाई में हमको देखने को मिलता है, तो माइटोसिस ऑकर्स टू फॉर्म गैमेट, माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, इन सब के लाइफ साइकिल का जो मेन जो लाइफ साइकिल है वो होता है हैप्लॉन्टिक प्रकार का, है ना, जिसमें हैप्लॉइड बॉडी होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, माइटोसिस के थ्रू क्या करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो क्या हो, वो हो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस के थ्रू अपने क्रोमोसोम्स के नंबर को आधा करेगा और गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस ऑकर्स टू फॉर्म गैमेट। एंजियोस्पर्म, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात करता हूँ, एंजियोस्पर्म, तो हम फ्लावर को देखते हैं, तो फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के ऊपर में आपको एंथर मिलेगा, उस एंथर में जो कि एक लोब स्ट्रक्चर है, उस एंथर में आपको पीएमसी यानी पॉलिन मदर सेल मिलेगा, है ना, परागकण मातृ कोशिका मिलेगा। परागकण मातृ कोशिका जो कि एक डिप्लॉइड कोशिका होती है, एक द्विगुणित कोशिका होती है, उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर यानी पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, माइक्रोस्पोर मियोसिस के थ्रू, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, ना कि गैमेट, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको आप पॉलिन ग्रेन बोलेंगे। अब एक पॉलिन ग्रेन को लें, जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ये पॉलिन ग्रेन माइटोसिस करेगा, क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू डिप्लॉइड से क्या हुआ, हैप्लॉइड, ये क्या है, डिप्लॉइड है, ये मियोसिस किया, हैप्लॉइड हुआ, माइक्रोस्पोर बना। अब माइक्रोस्पोर अगेन क्या कर रहा है, समसूत्री विभाजन कर रहा है, और समसूत्री विभाजन के बाद एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल यानी एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका बना रही है। अब ये जो जनन कोशिका है, ये फिर से माइटोसिस करता है और 2 मेल गैमेट बनाता है, जो कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट की विशेषता है, तो देखो एक अलग सा फैक्ट देखने को मिल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए
माइटोसिस ही करना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनिज्म को गैमेट प्रोडक्शन के लिए माइटोसिस ही करना पड़ता है। अधिकतर होता क्या है, एनसीईआरटी ये लिख देता है कि हम मियोसिस के थ्रू, प्लांट मियोसिस के थ्रू, है ना, मियोसिस के थ्रू गैमेट बनाता है। बेटा गैमेट नहीं बना रहा है, वो माइक्रोस्पोर बना रहा है। मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाना, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हो रहा है और माइटोसिस होके गैमेट बना रहा है। तो वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे हायर ऑर्गेनिज्म हो, गैमेट का प्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है ना। एनसीईआरटी इस बात को नहीं लिखती। एनसीईआरटी क्या करती है, डायरेक्ट उस बात को लिख देती है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के थ्रू गैमेट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अपन साइन करके पढ़ते हैं कि चाहे वो हैप्लॉन्टिक बॉडी हो या फिर डिप्लॉयड बॉडी हो, गैमेट का प्रोडक्शन माइटोसिस से ही होगा। ठीक है, अब आगे मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स है, जो अधिकतर जो जीव है वो है ओगैमस है। ओगैमस का मतलब जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, तो मेल गैमेट को जरूरत पड़ती है फीमेल गैमेट तक आने के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक आने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो अपन गैमेट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है ना, मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है बेटा, वो oogamous है। वो है क्या, oogamous है। मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो oogamous है ना, oogamous है, जिसमें मेल गैमेट को oogamous है। oogamous का मतलब क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, गतिशील नहीं है ना, नॉन मोटाइल है। जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स में oogamous है, जिसमें फीमेल गैमेट क्या है बेटा, फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो नॉन मोटाइल है। अब क्या होती है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाने की आवश्यकता पड़ती है ना, जाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। मतलब मेल गैमेट क्या, मेल गैमेट move to with the help of फ्लैजिला, है ना। मेल गैमेट को फ्लैजिला की सहायता से फीमेल गैमेट तक जाने की जरूरत होती है, जो आपको किसमें देखने को मिलता है, आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को मिलता है ना। आपको एल्गी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेल गैमेट मूव विद द हेल्प ऑफ मेल गैमेट फ्लैजिला की सहायता से फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। ठीक है, जिसको आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, oogamous वाले ऑर्गेनिज्म में देखो, जो फीमेल गैमेट है वो तो नॉन मोटाइल है, तो मेल गैमेट को बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। इस चक्कर में बहुत सारे फीमेल गैमेट का वेस्टेज होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं कि मेल गैमेट बहुत अधिक संख्या में, मेल गैमेट बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस होता है। मेल गैमेट का बहुत अधिक संख्या में क्या होगा, निर्माण होगा, है ना, निर्माण होता है
और नुकसान होता है। बहुत अधिक मेल गैमेट का बहुत अधिक संख्या में निर्माण होता है फीमेल गैमेट की कंपेयर में, फीमेल गैमेट की तुलना में, जिससे क्या होगा, जिससे मेल गैमेट का नुकसान होता है, जिससे ज्यादातर मेल गैमेट का नुकसान होता है, इससे ज्यादातर मेल गैमेट का नुकसान होता है। ठीक है, तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो कि वूगैमस है, इसमें फीमेल नॉन मोटाइल है मतलब वो क्या होता, मूवमेंट नहीं कर सकता, उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो मेल गैमेट को जरूरत होती है फीमेल गैमेट तक पहुंचने की, उसके लिए आपको मेल गैमेट को मोटाइल होना बहुत जरूरी है। तो मेल गैमेट मोटाइल है ना, मेल गैमेट मोटाइल होता है और वो फ्लैजिला की सहायता से फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन क्या होती है, कंपेरेटिवली जो फीमेल गैमेट है उसका प्रोडक्शन कम होता है, उसका निर्माण कम होता है मेल गैमेट के कंपेयर में, तो मेल गैमेट बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस होता है, जिस चक्कर में वो फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक संख्या में मेल गैमेट का क्या हो जाएगा, नुकसान होता है, बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। ठीक है, तो ज्यादातर मेल गैमेट का नुकसान होता है, ज्यादातर जो मेल गैमेट है, बहुत अधिक संख्या में लिखना चाहिए, ज्यादातर मेल गैमेट का नुकसान होता है। ठीक है, तो मेल गैमेट बहुत अधिक संख्या में निर्माण होता है फीमेल गैमेट की तुलना में, जिससे ज्यादातर मेल गैमेट का नुकसान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीडेड प्लांट में, जो कि बीजीय पादप है। तो बीजीय पादप जो बीजयुक्त जो पादप हैं, जो सीडेड प्लांट हैं, वो पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। अब पॉलिन ग्रेन कैरियर की तरह वर्क करेगा, वाहक की तरह वर्क करके जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो सीडेड प्लांट में, बीजीय पादप में, सीडेड प्लांट जो कि बीजीय पादप है ना, जो बीजीय पादप है वो पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और पॉलिन ग्रेन का निर्माण करते हैं और यही जो पॉलिन ग्रेन को क्या बोलेंगे, परागकण बोलेंगे, और यही पॉलिन का निर्माण करते हैं। और ये जो पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिनेशन के थ्रू, किसके थ्रू, पॉलिनेशन, परागण के थ्रू, पॉलिनेशन, परागण जिसको बोलते हैं, परागकण नहीं, परागण, पॉलिनेशन जो कि एक घटना है, परागण के थ्रू फीमेल गैमेट तक कहां तक पहुंचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचेगा, यानी स्टिग्मा तक पहुंचेगा, है ना, सीधी बात, सॉरी, स्टिग्मा तक पहुंचता है ना, स्टिग्मा तक पहुंचता है। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, है ना, पॉलिनेशन के। तो पॉलिन ग्रेन क्या किया, पॉलिन ग्रेन एक कैरियर के रूप में वर्क किया, जो परागकण है ये किस तरह वर्क कर रहा है, एक वाहक के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो परागकण है, परागकण जो कि पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन एक वाहक के रूप में कार्य करता है, एक वाहक के रूप में, एक कैरियर के वाहक के रूप में दो मेल गैमेट को ले जाता है, दो मेल गैमेट को ले जाता है, कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, है ना। ठीक है, दो मेल गैमेट को ले जाता है। अब देखो बेटा, अब अगर मैं एंजियोस्पर्म की मैं बात करता हूं, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है ना, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट है या फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ही फ्लावर पर है, मेल और जो फीमेल पार्ट है वो एक ही फ्लावर पर है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अगर एक ही फ्लावर पर है
तो ज्यादा चांस होता है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? ज्यादा चांस होता है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी स्वयुग्मन, है ना, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एंथर और स्टिग्मा वो एक दूसरे के पास हो, वो एक दूसरे के पास हो और एक ही समय पर उनकी मैच्योरिटी आए, एक ही समय पर उनकी मैच्योरिटी आए। ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहला कि एंथर और स्टिग्मा, एंथर और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के करीब होने चाहिए, एक दूसरे के करीब होने चाहिए, है ना, करीब होने चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर, है ना, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के करीब होने चाहिए और इनकी मैच्योरिटी सेम टाइम पर होनी चाहिए और इनकी मैच्योरिटी भी सेम टाइम पर होनी चाहिए। इनकी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, है ना, मैच्योरिटी को क्या बोलेंगे? परिपक्वता एक ही समय पर होनी चाहिए, एक ही समय पर होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, एक ही समय पर होनी चाहिए। इनकी जो परिपक्वता है वो क्या होनी चाहिए? एक ही समय पर होनी चाहिए। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के करीब होने चाहिए। दूसरा, इनकी मैच्योरिटी जो कि परिपक्वता है वो एक ही समय पर आनी चाहिए, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन आसानी से होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात है ना। यहाँ ये क्या हो रहा है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि दोनों पास पास है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ से पॉलिन ग्रेन जाके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में क्या कर रहा है? पॉलिनेट कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो जो प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट हो, अगर प्लांट क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट हो, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट हो, है ना, अगर क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट है मतलब अगर जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर पर केवल एक फ्लावर, या तो मेल होगा या तो फीमेल, है ना। अगर जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट हो, यूनिसेक्सुअल प्लांट हो या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तब यहां आपको पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, जो ऊपर मैं बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें? जो पॉलिन ग्रेन वो पॉलिनेशन के थ्रू कहां पहुंचेगा? स्टिग्मा पर, है ना, और स्टिग्मा पर पहुंच के पॉलिन ग्रेन क्या करेगा? पॉलिन ट्यूब रिलीज करेगा, और पॉलिन ट्यूब दो मेल गैमेट को ले जाएगा। पॉलिन ट्यूब किसको ले जाएगा? दो मेल गैमेट को ले जाएगा, है ना, 2 मेल गैमेट को ले जाएगा कहां? एग तक। 2 मेल गैमेट को ट्रांसफर करेगा कहां? एग सेल तक। ठीक है, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये हो गया पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचेगा। स्टिग्मा में क्या होगा? ये पॉलिनेट होगा, है ना, अंकुरित और अंकुरित होके दो मेल गैमेट को एग सेल तक ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये तो कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो बढ़ते हैं आगे, इसको कंप्लीट किया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आके फ्यूज होंगे और फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से नया जीव बनेगा। ठीक है,
तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, है ना। कुछ जीव जैसे कि रोटिफर हो गया, मैं ये बोल रहा था कि कुछ जीव जैसे रोटिफर और हनी बी, है ना, कुछ जीव हो गया जैसे रोटिफर हो गया, हनी बी हो गया और लिजर्ड हो गया, और एक बर्ड आता है टर्की। इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल गैमेट है ना वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइज हुए, बिना निषेचित हुए, मेल गैमेट से बिना निषेचित हुए जो एग सेल है ना वो एक नए ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने की क्षमता रखता है, एक नए ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो जो फीमेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट जो एग सेल है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो बिना कुछ जीव रोटिफर, हनी बी, लिजर्ड, टर्की जो कि बर्ड्स है, बिना निषेचन के बिना फर्टिलाइजेशन के ही फीमेल गैमेट जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है। इस क्रिया को आप क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। इस क्रिया को क्या बोलेंगे आप, अनिषेक जनन बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। अब जो फर्टिलाइजेशन है ना, पार्थिनोजेनेसिस तो हो गया। अब जो फर्टिलाइजेशन है ये दो प्रकार की है ना। अगर जो फर्टिलाइजेशन है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा देखते हैं एनसीईआरटी की बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर क्या होगा, संपन्न होगा। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर संपन्न होगा। दूसरा, यह तभी संभव हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज हुए हों, जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ क्या हुए हों, रिलीज हुए हों, है ना। तो यह तभी संभव हो सकता है जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज हुए हों और मैच्योरिटी सिंक्रोनाइज्ड हो, मतलब जो उनकी जो परिपक्वता है, उनकी जो मैच्योरिटी है वो एक ही समय पर आया हो, तभी आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जांपल है बोनीफिशेस, एम्फीबियंस एंड एल्गी। बोनीफिशेस, एम्फीबियंस एंड एल्गी, बोनीफिशेस, एम्फीबियंस एंड एल्गी, ठीक है, याद रखेंगे, बोनीफिशेस, एम्फीबियंस एंड एल्गी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होगा, ठीक है। तभी संभव हो सकता है जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज हुए हो और जो मैच्योरिटी हो सिंक्रोनाइज हो, है ना, एक ही समय पर मैच्योरिटी आई हो, ठीक है। बोनीफिश, एम्फीबियंस एंड एल्गी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। दूसरा, मोर प्रोटेक्शन मिलता है आपको, प्रोटेक्शन मिलता है फीमेल इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, और पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। तो प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा और पेरेंटल केयर देखने को मिलता है एडवांस लेवल पे, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैमल्स में तो होता ही है, ठीक है। प्लांट में अगर देखें तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं उनको हमने देखा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बोलेंगे, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आपको जो जाइगोट है उसमें डिवीजन देखने को मिलता है। अब ये जो सेल डिवीजन है ये उस जाइगोट यानी उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर निर्भर करता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म जो आगे डेवलप होगा उसका डोमिनेटिंग लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक प्रकार का है, अगुणित प्रकार का है, तो वो मियोसिस करता है। मियोसिस के थ्रू स्पोर बनाएगा, वही स्पोर आगे बन के एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होता है। लेकिन जहां हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें प्रभावी अवस्था द्विगुणित है ना, डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल डोमिनेटिंग फेज है, वहां हमको माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, समसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डिवीजन इन जाइगोट, सेल डिवीजन का प्रकार ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, ठीक है। मियोसिस
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी और फंजाई में हमको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। जो गैमिट होंगे, गैमिट आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट 2n होगा क्योंकि जो गैमिट है वो n है और ये भी n है, तो ये आपस में फ्यूज होंगे, संयुग्मित होंगे और इनके संलयन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या ये तो 2n तो इसका डोमिनेटिंग फेज नहीं है क्योंकि हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो क्या करेगा, ये एक थिक वॉल बनाएगा, है ना, और रस्टिंग फेज में चले जाता है। रस्टिंग फेज जैसे ही पार करेगा वैसे इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के थ्रू स्पोर बनेगा और यही स्पोर आगे जाके एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा जो कि हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो डोमिनेटिंग फेज क्या है, हैप्लॉन्टिक प्रकार का, यानी हैप्लॉइड जो फेज है वो इस प्रभावी अवस्था को दर्शाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जैसे कि अगर डिप्लॉन्टिक की मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनकी जो जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस के थ्रू आगे नया एम्ब्रियो बनता है। बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में जो जाइगोट है वो सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन के बाद सेल में ग्रोथ होगा और डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है और यही आगे एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। ठीक है, अब ओवीपैरस अंडे देने वाले जीव और विवीपैरस यानी जो नवजात को जन्म देते हैं, है ना, एक यंग वन ले करते हैं, एक नए बच्चे को, नवजात को जन्म देते हैं। तो अंडे देने वाले यानी ओवीपैरस में हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन 11th एनसीईआरटी में जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा एक्सटर्नल कौन सा इंटरनल, पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस बोनीफिश में होता है। एग सेल में कैल्शियम की शेल नहीं पाई जाती है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एग सेल में कैल्शियम की सेल नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरा कि कैलकेरियस सेल एब्सेंट होगा। मैं पहले ही बोल चुका, फर्टिलाइजेशन आपको रेप्टाइल और बर्ड्स में देखने को मिलता है। दूसरा कैलकेरियस सेल देखने को मिलता है आपको, कैलकेरियस सेल एक अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है ओवीपैरस में एक सर्टेन टाइम के बाद, है ना, जो ओवीपैरस जो चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, एक सर्टेन टाइम के बाद जो अंडा है वो फूटेगा, उसमें प्रस्फुटन होगा और एक नया जीव निकलेगा। लेकिन विवीपैरस क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं उसको बच्चे का जन्म देते हैं, है ना, वो अपने शरीर के अंदर रखते हैं बच्चों को और एक निश्चित परिपक्वता आने तक, एक सर्टेन मैच्योरिटी आने तक वो बच्चे को रखते हैं और उसके बाद जन्म देते हैं। ठीक है, अब आगे हमको पौधों में देखना है कि कैसा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मैं बात करता हूं कि प्लांट में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट, है ना, तो किस प्रकार का परिवर्तन हमको पौधों में देखने को मिलता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट, तो क्या होता है बेटा कि जो जाइगोट है ना, जो मतलब सॉरी, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर में केवल पिस्टिल रह जाता है और बाकी जो चीजें हैं वो सूख जाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर यानी फूल की, पुष्प की, फ्लावर में केवल पिस्टिल, है ना, स्त्री केसर जिसको बोलते हैं, पिस्टिल रह जाता है और बाकी क्या हो जाते हैं, बाकी सूख जाते हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी संरचनाएं सूख जाती हैं या और बाकी संरचनाएं सूख कर झड़ जाती है, संरचनाएं सूख जाती है ना, सूख जाती है। अब क्या होगा, जो ओवरी है बेटा, जो अंडाशय है वो आगे फल का निर्माण करेगा, आगे फ्रूट को बनाएगा। तो जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होगा और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है
वो सीड के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या मैं क्या बोला कि जो ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूं, ओवरी फ्रूट के रूप में डेवलप होगा, फ्रूट यानी फल के रूप में विकसित होगा, के रूप में विकसित होगा यानी डेवलप होगा। ठीक है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ना, ओवरी को क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे बेटा, है ना, और ओव्यूल क्या बोलेंगे, बीजांड, है ना। ओव्यूल किस रूप में विकसित होगा, सीड के रूप में, बीज के रूप में विकसित होता है, बीज के रूप में डेवलप होगा या विकसित होगा ना, डेवलप या विकसित होगा। ठीक है, अब जो ओवरी की जो वॉल है ना, ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की वॉल, ओवरी की वॉल, ओवरी की वॉल को पेरिकार्प कहेंगे जब वो फल के रूप में विकसित हो जाएगा, है ना। ओवरी के वॉल को, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी यानी अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, ओवरी यानी अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है और ओवरी की वॉल पेरिकार्प, फल की भित्ति को क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, ओवरी की वॉल पेरिकार्प यानी फल भित्ति के रूप में विकसित होकर ओव्यूल यानी बीजांड को सुरक्षा देता है, ठीक है, बीजांड को सुरक्षा देना है यानी बीज को सुरक्षा देना है, एम्ब्रियो को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी अंडाशय, जो ओवरी या अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है और ओवरी की वॉल पेरिकार्प या फल भित्ति के रूप में विकसित होकर ओव्यूल को सुरक्षा देता है ना, ओव्यूल को सुरक्षा देता है, ओव्यूल को क्या देगा, सुरक्षा देगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में आकार की। ठीक है, जिसको हम करेंगे। आपको क्या करना है, मैं आपको एक वो दे दूंगा पीडीएफ, है ना, आपको उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन को लगाने हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी को 12 बार, एटलीस्ट 4 से 5 बार इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही नीट में क्वेश्चन आएंगे, है ना। आप बुक जितने ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रिप उतना ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है ना, और देखो भाई टाइम कम है, ठीक है ना, अभी जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, देखो कड़वा है लेकिन सच है, अगर अभी टाइम वेस्ट कर रही हो, है ना, कोई स्पेशल पर्सन है या फिर कोई ऐसा दोस्त यारी जो, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि एवरी टाइम द रिलेशनशिप इज, मतलब अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं बोलता, ठीक है, बट आपके लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको बैलेंस करके चीज़ों को
चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप मोबाइल चला रहे हैं, सर्टेन टाइम तक चलाइए, एक निश्चित समय तक चलाइए, उसके बाद रख दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके टाइम का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है। ठीक है ना, वो केवल आप ही जान सकते हैं कि आपका समय आपके लिए कितना कीमती है। ठीक है, और देखो भाई, मतलब जो छोड़ रहे हैं ना, मतलब आज जिनको समय नहीं दे पा रहे हो, तुमसे तेवर से बात कर, चुपचाप रहो, क्योंकि मतलब हमारा ना कामयाबी बोलेगा, कामयाबी बोले, हम शोर नहीं मचाएंगे, शिद्दत से और शांति से मेहनत करेंगे, एक दिन वो करके दिखाएंगे जो वो लोग नहीं कर सकते। हमारी सफलता शोर मचाएगी। ठीक है ना, और जो रूठ रहे हैं, है ना, रूठने दो। बस सबसे बड़ा अपना काम होना चाहिए। हमेशा एक चीज होना चाहिए कि मुश्किलों में मुस्कुराए हैं और छुपाए हैं गम, तुझे वक्त बताएगा कौन है हम। समझ पा रहे? तो अपने मन में बोलना भाई, किसी को बोलना मत, है ना, अपने मन में रखना है, बस लगे रहना है। एनसीईआरटी बार बार चीज़ें याद होती जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। ठीक है, बाय बाय।